नमस्कार आप सभी प्रतिभागियों को। मैं पर्यावरण शिक्षण केंद्र की तरफ से इस अध्ययन पर्यावरण मित्र कार्यशाला में आए हुए सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप अवगत हैं, ये आज की जो कार्यशाला है, ऑनलाइन कार्यशाला, इसमें आप सभी को आगे हम बताएंगे कि किस प्रकार की गतिविधियां इसमें की जानी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो ये कार्यशाला है पूरे 1.5 घंटे की अवधि की कार्यशाला होगी, जिसमें केवल पैनलिस्ट जो होंगे वही आपको संबोधित करेंगे। लेकिन आपके जो भी प्रश्न या उत्तर हैं, आप निसंकोच इसको अपने क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में या चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें, जब भी ऐसे क्वेश्चन आंसर आप पूछ रहे हो तो उसमें अपना नाम और अपने स्कूल का नाम अवश्य लिखें। नेक्स्ट। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, यह कार्यक्रम जो है अध्ययन पर्यावरण मित्र प्रोग्राम, जो विप्रो फाउंडेशन और सी दोनों के साझा सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इसकी एक जो विप्रो फाउंडेशन है, ये इसके बारे में जो जानकारी मैं देना चाहूँगा। ये विप्रो लिमिटेड के CSR के तहत जो है स्थापित एक संस्था है विप्रो फाउंडेशन। और ये पिछले 2 दशकों से इसमें विभिन्न क्षेत्रों में, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, या पारिस्थितिकी है, या आपदा राहत जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ये काम करते आ रहे हैं। और काफ़ी इनका विभिन्न संस्थानों, इंस्टीट्यूशन से और जो स्कूलों के साथ इनका काम काफ़ी अच्छा रहा है पिछले काफ़ी वर्षों में। इसके अलावा जो संस्था है हमारी पर्यावरण शिक्षा केंद्र, जिसको सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना पर्यावरण वन मंत्रालय में 1984 में एक पर्यावरण शिक्षा के एक उत्कृष्ट केंद्र, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में किया था। और जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारी संस्था का है वो ऐसे मटेरियल्स, ऐसी सामग्रियों का विकास करना, चाहे कार्यक्रमों का संचालन करना जो पर्यावरण और टिकाऊ विकास के लिए जागरूकता बढ़ाने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करें। और जो डिफरेंट पूरे भारत में जो है इस कार्यक्रम को मतलब हम ऐसे सस्टेनेबल कार्यक्रम को बढ़ाने में ये सब सामग्रियां मदद करती हैं। नेक्स्ट। विप्रो अध्ययन कार्यक्रम, आप सभी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले कई वर्षों से या अभी भी आए हैं, तो मैं एक जानकारी देना चाहूँगा। ये विप्रो अध्ययन कार्यक्रम, अध्ययन जो विप्रो फाउंडेशन है, इसने सन 2011 में शुरू किया था। और इसका उद्देश्य था कि सस्टेनेबिलिटी के साथ जो है, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जो बच्चे हैं उनको सीखने सिखाने में, कार्रवाई करने में, कैसे वो कार्रवाई करें जिससे कि जो सस्टेनेबिलिटी है यानी टिकाऊपन, जो जो भी चीज वो कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मददगार हो, किसी भी तरह की उनके मतलब उनके कार्यों में या उनके कार्यों से या उनके एक्शन से आने वाले समय में वो मददगार हो। इसलिए इस पूरे कार्यक्रम का यह उद्देश्य था। और इसमें बहुत से स्कूल हर साल प्रतिभाग करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, और उनमें से जो सबसे उत्कृष्ट रिपोर्ट होती हैं कुछ, उनको हर साल यहाँ पे सम्मानित किया जाता है विप्रो के द्वारा। नेक्स्ट प्लीज। ये विप्रो अध्ययन कार्यक्रम के तहत आपने देखा होगा अध्ययन और पर्यावरण मित्र एक साथ जुड़ा हुआ है। तो पर्यावरण मित्र कार्यक्रम पर्यावरण शिक्षण केंद्र की एक पहल है, राष्ट्रीय पहल, जो गतिविधि आधारित एक कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है पर्यावरण मुद्दों के प्रति छात्रों को न केवल जागरूक बनाना, वरन उनके अंदर एक ऐसी नेतृत्व की क्षमता विकसित करना, लीडरशिप डेवलप करना है, जिससे वो समाज के लिए पर्यावरण संरक्षण और इससे होने वाले जो भी लाभ हैं उनके बारे में लोगों को बता सकें और इस पे कार्रवाई कर सकें। तो ये पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में हमने, पर्यावरण मित्र कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दी। नेक्स्ट प्लीज। अब ये अध्ययन और पर्यावरण मित्र कार्यक्रम एक दूसरे से क्यों जुड़े? तो अभी आप, जैसा मैंने आपको पहले बताया, 2011 में विप्रो ने यह अध्ययन कार्यक्रम शुरुआत किया था। लेकिन 2013 में जो हमारा पर्यावरण मित्र कार्यक्रम था, इन दोनों का जो उद्देश्य था लगभग समान उद्देश्य था। इस वजह से
हम दोनों ने मिलकर यह प्रयास किया, एक साझा प्रयास शुरू किया कि क्यों ना हम एक साथ मिलके इन मुद्दों पर लोगों में जागरूकता और समझ को विकसित करें। खासकर जो बच्चे हैं उनको, जो स्कूलों में जो छात्र हैं छात्राएं हैं, उनको जो नए नए तार्किक सोच या जो भी उनको कुछ नया करने की सोच जो पर्यावरण के लिए अच्छा हो और समाज में एक अच्छा मैसेज दे लोगों को, इस तरह का कुछ करने के लिए, तो इस कार्यक्रम को बढ़ाने का उद्देश्य हमारा यही था कि आरबीएन और पर्यावरण मित्र मिलके ये दोनों कार्यक्रम मिलके देश के विभिन्न स्कूलों में बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाएं और उनमें ऐसी समझ विकसित करें कि कुछ नए कार्य और नवीन उपाय और समाधान ढूंढ सकें समाज के लिए। सी का जो मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम में है, पर्यावरण शिक्षण केंद्र का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम इस पूरे कार्यक्रम के लिए जो भी सामग्री होती है, संसाधन सामग्री, वो विकसित करते हैं। इसके अलावा जो शिक्षक हैं, जो प्रतिभागी शिक्षक हैं, उनका उनका प्रशिक्षण करना, और साथ ही यह प्रशिक्षण के बाद जो विद्यालयों में जाके शिक्षक और छात्रों के साथ मार्गदर्शन का संचालन, मार्गदर्शन का कार्य एवं विभिन्न गतिविधियां जो भी इस कार्यक्रम में है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, उनको संचालित करने में भी सी अपना योगदान दे रहा है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। नेक्स्ट, आज के इस कार्यशाला का जो एजेंडा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो सत्र 1 है वो टिकाऊ विकास के लिए शिक्षा पे मेन फोकस रहेगा उसका। सत्र 2 में कार्यक्रम के संचालन के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सत्र 3 जो है वो कार्यक्रम में कैसे आप भागीदारी करें, इसके बारे में जानकारी रहेगी। और ये जितने भी सत्र हैं इसकी जानकारी देने के लिए हमारे पास एक वरिष्ठ पैनलिस्ट का जो है, वरिष्ठ जो भी है हमारे पैनलिस्ट, वो आपको इस सारे विषयों के बारे में जानकारी देंगे। आखिरी में हमारा एक प्रश्न उत्तर सत्र का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपके मन में कोई भी सवाल हो जो अभी तक आप पूरे जब इस वर्कशॉप के बाद आपको कोई प्रश्न निकले तो आप उस सत्र में अपने क्वेश्चन दे सकते हैं चैट के माध्यम से या क्वेश्चन आंसर के जो सेक्शन है उसमें जाके। धन्यवाद। नेक्स्ट प्लीज। तो सत्र 1 के लिए जो कि मुख्य विषय है टिकाऊ विकास के लिए शिक्षा, मैं अपनी वरिष्ठ जो सीनियर प्रोग्राम डायरेक्टर हैं मिस प्रीति आर कनौजिया मैडम, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो इस सत्र के बारे में आप लोग को विस्तृत जानकारी प्रदान करें। प्रीति मैम प्लीज। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र। काफी हद तक कार्यक्रम क्या है और आज हम किस उद्देश्य से इस कार्यशाला में इकट्ठा हुए हैं वो ज्ञानेंद्र ने बताया है। सबसे पहले सभी का स्वागत है। आज जितने भी शिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यशाला में और अध्ययन कार्यक्रम में जिन्होंने रुचि दिखाई है कि ये कार्यक्रम को एक महत्व के तौर पे देखते हैं, जो देखते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि हमारे स्कूलों में इसको लागू किया जाए। तो जो मुख्य उद्देश्य है विप्रो के अध्ययन और मतलब सीई के पर्यावरण मित्र कार्यक्रम का, कि ये किस तरह से हम बच्चों में पर्यावरण शिक्षा और टिकाऊ विकास के लिए जो शिक्षा है उसको लेकर के कैसे एक समझ विकसित करें। तो सबसे पहले हम ये जो विषय है इनको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इससे हम समझते क्या है, इसको कैसे लागू किया जाए या क्या है ये, ताकि हम इस कार्यक्रम को जब हम लागू करें अपने स्कूलों में और बच्चों के साथ काम करें तो हम शायद उनको सही से उनका मार्गदर्शन कर सकें। तो अगर आपके स्क्रीन पे कुछ शब्द दिख रहे हैं जिसमें हमने पूछा है कि आखिर आपके अनुसार क्या अंतर है। जैसे हम बोलते हैं कि ये हमारी जरूरतें हैं और ये हमारी अभिलाषाएं हैं, या नीड है या वांट्स हैं। तो कुछ ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से क्या ऐसी चीजें हैं जो नीड हैं या जरूरतें हैं हमारी, या जिनके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता, हमारे अस्तित्व उस पर निर्भर करता है, और ऐसी क्या चीजें हैं जो वांट्स हैं यानी अभिलाषाएं हैं, और वो क्या होती है उसको कैसे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट हमने दी हुई है। अगर आप चैट बॉक्स में आपका उत्तर टाइप करेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि आप किसको किस तरह से देखते हैं, ये जो हमने कुछ चीजें यहाँ पे दी हैं। ज्यादातर चीजें यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से जरूरत की चीज क्या है, और ऐसी ऐसी चीजें कौन सी हैं जो हम जिनको वांट कहते हैं।
शिक्षकों से रिक्वेस्ट है कि अगर वो अपने आंसर्स चैट में लिखेंगे तो अच्छा होगा, तो हमें आइडिया लगेगा कि वो किस किस चीज़ों को सोच रहे हैं कि वो ज़रूरत है और किस चीज़ को देख रहे हैं कि हमारी वांट्स हैं। यूजुअली हमारे अस्तित्व के लिए ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़रूरत की सबसे पहली चीज़ है जिसके बगैर हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं, कहा जाता है हवा है। और जो बहुत ही ज़रूरी है, तो वो तो ऐसी चीज़ है जहाँ हमको जिसको खोजना नहीं पड़ता है, वो हमारे आसपास ही है। पर ऐसी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसके बगैर हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है। आप में से काफ़ी लोगों ने आंसर दिया है कि घर, खाना, पानी, ऐसी आवश्यक जो है हमारी ज़रूरतें हैं जिसके बगैर हम नहीं रह सकते हैं, हमारे मेन मेन चीजें हैं। और बाकी जो चीजें हैं, इवन टी शर्ट भी बोला है, कपड़े भी उतने ही जरूरत की चीज है जैसे कि हमारी जैसे कहते हैं खाना पीना रहना, और जैसे कहते हैं कपड़े, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और बाकी जो चीजें हैं जो आपके हिसाब से आ रही है निकल के कि फोन हुआ, टीवी हुआ, चॉकलेट हुआ, या ऐसी चीजें हुई, वो हमारी अभिलाषाएं हैं। पर इसको देखने का दो नजरिए हो सकते हैं कि बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि साइकिल हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है या हमारी जरूरत में आ जाती है। तो ये बहुत इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा व्यक्ति इसे किस तरह से देख रहा है। जबकि हम अगर मूलभूत आवश्यकताएं बोले या मूलभूत जरूरतें बोले, तो रोटी, कपड़ा और मकान और स्वच्छ पानी, ये ऐसी चीजें हैं जो हम जरूरत के तौर पे मानते हैं। पर इनको किस तरह से हम हमारा जीवन जीते हैं उसके हिसाब से हर एक की, जैसे कहते हैं, उसको परिभाषित करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो इसी को हम आगे के सत्र में समझेंगे और कि कैसे इसको जाना जा सकता है। आप ही सब सभी जानते हैं कि जो भी हम रोजमर्रा के जीवन में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, वो सारी हमें कहाँ से मिलती हैं? पृथ्वी पर से मिलती हैं। पृथ्वी का सारा हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ से हम सारे संसाधन ले सकते हैं, पर जो हमारा भू जो संसाधन है, जहाँ पर भी हमारी भूमि वाला जो क्षेत्र है, वहां से हम जो रोजमर्रा में जिसमें हमें खाना चाहिए, तो खाना जो हम खाते हैं साल भर में, उसको उगाने के लिए आपको जमीन चाहिए। वो जमीन का जो टुकड़ा है वो हमें खाना देता है। साथ ही साथ हम जो कपड़े पहनते हैं या हम और चीजें इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए भी जितनी भी लैंड की आवश्यकता होती है, उसको हम मानते हैं कि उसके उसके उस कैलकुलेशन उसका एक कैलकुलेशन किया जाता है, जिससे कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मापा जा सके कि हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए उनका कितने भू संसाधन की आवश्यकता होगी, जिसमें कि ना केवल वो संसाधन लेते हैं, बल्कि जब हम चीजें संसाधन इस्तेमाल करते हैं उसके बाद उसमें वेस्ट भी निकलता है या कचरा भी निकलता है, तो वो कहाँ जाएगा? तो वो पूरा कैलकुलेशन किया जाता है, जो कि ग्लोबल हेक्टेयर्स में नापा जाता है, और जो हमारा बताता है कि एक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कितना होगा। इसी में आगे अगर हम बढ़े तो देखते हैं कि जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अभी हम जिस तरह से यूज कर रहे हैं, अगर 1960 से 2007 का समय देखें, तो हमने मतलब पहले हम जिस तरह का जीवन जी रहे थे उसमें जो 0.5 जो है हेक्टेयर से भी, ग्लोबल हेक्टेयर से भी कम हमारा आवश्यकताएं थी। पर धीरे धीरे ये आवश्यकताएं हमारी बढ़ती चली गई और विकास का हमने एक तरीका अपनाया जहां पर हमारी ये जो पर ग्लोबल हेक्टेयर जो आवश्यकता है वो 1.5 के करीब पहुंच गई। तो जो हम जिसको जिस जो मापन हम लेते हैं वो ग्लोबल हेक्टेयर में मापते हैं। तो उस अभी का जो समय है वो ऐसा समय है जहाँ पर हम जिस तरह से जीवन जी रहे हैं या ओवरऑल जो संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है पृथ्वी के जो अवेलेबल हैं, वो उसके लिए करीब करीब हमें 1.5 पृथ्वी की आवश्यकता होगी। पर हमारे पास तो एक ही पृथ्वी है। और अभी जिस तरह से अगर हम यही जीवन शैली अपनाते रहे, यही विकास का मार्ग अपनाते रहे, तो 2050 तक शायद हमें 2.5 पृथ्वी की आवश्यकता होगी। तो यानी कि अभी ऐसी जरूरत है हमको कि हम वापस तो उस तरफ पे आ जाएं कि अगर हम, ऐसा माना जाता है कि औसतन जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं उसके लिए अगर हम 0.8 ग्लोबल हेक्टेयर प्रति व्यक्ति भी अगर हम हमें अवेलेबल हो जाते हैं संसाधन, तो वो सभी के लिए पूरे होंगे। यानी कि जो पृथ्वी पर पूर्ण संसाधन है वो तभी सबके लिए पूरे होंगे जब हम उसको 0.8 हेक्टेयर ग्लोबल हेक्टेयर के अंदर ही यूज करते हैं। अगर उससे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा पृथ्वी के पास उतनी जगह, उतना संसाधन है ही नहीं। तो इसीलिए हमने बात की पहले स्लाइड में कि आखिर हमारी जरूरतें क्या है और ऐसी क्या है जो हम वांट्स कहते हैं, जिनको अभिलाषाएं हैं। यानी चाहते हैं कि हमको ये भी मिल जाए, हमको एक चीज मिल जाती है तो हमको लगता है ये नेक्स्ट लेवल। जिनके पास साइकिल है वो चाहते हैं हमारे पास बाइक हो जाए, थोड़ा हमारे पास बाइक हो जाती है तो हम चाहते हैं कार हो जाए। तो इस तरह से हमारी चीजें, आवश्यकताएं दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं। और अगर नंबर देखें हम, मतलब वो ग्लोबल पॉपुलेशन के साथ साथ अगर भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, तो बहुत जरूरी है कि हम हमारे आवश्यकताओं को समझकर और सही चयन करें। इसी में हम अगर आगे बढ़ते हैं तो जो मैंने बताया कि संसाधन जो ग्लोबल हेक्टेयर में हम कैलकुलेट करते हैं, तो अगर हम वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो कि ये आप इस ग्राफ में देख सकते हैं।
कि पहले 1970 के दशक तक हमारे पास जो पृथ्वी के जो एक सालाना संसाधन अवेलेबल होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हर एक चीज की कैरिंग कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है उस चीज को वहन करने की, तो जो पृथ्वी की वहन करने की क्षमता है कि जो उसके संसाधन है वो ऐसा है कि वो पूरे साल भर के लिए अवेलेबल है। एक तरह का बजट है, जैसे जो हमें पूरे साल भर चलाना है, पर वो बजट अगर हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे तो क्या होगा, वो पहले ही खत्म हो जाएगा। तो अगर आप 70 में देखेंगे तो हम 30 दिसंबर तक ये बजट चला लेते थे, पर धीरे धीरे आप देखोगे अक्टूबर तक हम चलाने लगे, फिर अगस्त आ गया, और अभी जो है हम सिर्फ जुलाई में ही सारा बजट खत्म कर देते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जो हमारा जो बजट है, वो पहले ही खत्म हो जा रहा है। और हम इसी वजह से जो हर साल है अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है, 1971 से 2022 तक का ये पीरियड दिखा रहा है, जिसमें कि अभी जो 1.5 पृथ्वी की हम बात कर रहे थे वो करीब 1.25 पृथ्वी तक पहुंच चुके हैं हम। तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम उस तरफ जाएं कि जहां पर हमारा पूरा प्राकृतिक संसाधन का बजट खत्म हो जाए। तो अभी 28 जुलाई को ऐसा टाइम आएगा जब हमारा बजट खत्म हो गया होगा। इसीलिए बात कर रहे हैं हम कि क्यों ना हम इस तरह से चीज जीवन शैली को देखें कि हम ये जो पृथ्वी के संसाधन है उनके ऊपर प्रेशर ना पड़े। ये प्रेशर किस तरह से पड़ रहा है, बहुत तेजी से जो आप देख रहे हैं आपके आसपास शहरीकरण हो रहा है, हमारे शहर पूरे बढ़ते बढ़ते गांव की तरफ पहुंच जा रहे हैं। और ये शहरीकरण का मतलब है कि बहुत ज्यादा और संसाधनों की आवश्यकता होती है जिसके लिए, और इसमें रहने वाली जो पॉपुलेशन है, पानी हो, घर हो, कपड़े हो, हर चीज की जो जरूरत है वो बढ़ती चली जाती है, और जाहिर सी बात है हमारे संसाधन के ऊपर दबाव भी। जब दबाव बढ़ता है, जब हम ज्यादा संसाधन इस्तेमाल करते हैं, तो उसके फलस्वरूप क्या है कि हम अभी जो बहुत बड़ी मेजर समस्या जो 70 के दशक में उभर के आई, जब से पर्यावरण के बारे में लोगों ने चिंता जाहिर करनी शुरू की, वो था प्रदूषण। तो हमारे जल भी प्रदूषित हो रहा है, हवा भी प्रदूषित हो रही है, और हमारे तरफ जो कचरा जिस तरह का हम निकालते हैं उससे हमारी भूमि भी प्रदूषित हो रही है। तो ये प्रदूषण एक ऐसी चीज है जो कि एज अ जिस तरह से हम मतलब जीवन जी रहे हैं या जिस तरह से विकास कर रहे हैं, उसका नतीजा निकल के आया है। दूसरी चीज जो बहुत सारी जो अभी हाल ही के अध्ययन है वो बताते हैं कि जिस तरह से हम तेजी से बढ़ रहे हैं या हमारा प्रदूषण बढ़ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा जिसका प्रभाव है वो जैव विविधता की हानि, यानी कि जो हमारे आसपास की जैव विविधता है वो धीरे धीरे उसके ऊपर इतना प्रभाव पड़ रहा है कि हम बहुत सारी प्रजातियां खोते जा रहे हैं, बहुत सारा जो हमारा हरियाली हरा भरा क्षेत्र था वो हम खो रहे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट फायर की वजह से हो या और विकास के कार्यों की वजह से हो। तो बहुत सारे ऐसे बदलाव हम देखने को देख पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा जिसे एक इमरजेंसी के तौर पे देखा जा रहा है वो है जलवायु परिवर्तन की स्थिति। तो आजकल शायद बहुत ही स्पष्ट नजर आने लगा है जिस तरह से हमारे आसपास हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से यहाँ लोग जुड़े हुए हैं, शायद वो बता पाएंगे कि उनके यहाँ पे किस तरह की स्थिति है। मैं अगर यहाँ की बात करूँ, मैं लखनऊ में हूँ, उत्तर प्रदेश में इस साल मतलब इस समय खूब अच्छी बारिश हो रही होती थी, लेकिन इस साल बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो अगर आप देख सकते हैं कि कैसे बदल गया है कि मतलब आने वाले समय में जहाँ वर्षा काफी होती थी वहाँ काफी कम हो गई है, सूखे का हाल है, और जहाँ नहीं होती थी वहां बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसका नतीजा क्या हो रहा है, इसका फलस्वरूप नतीजा ये है कि जो अभी हाल ही में जो आपके आईपीसीसी की जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है क्लाइमेट चेंज पे, उन्होंने जो रिपोर्ट साझा की है उसमें पता पता चलता है कि भारत 5वां सबसे संवेदनशील देश है, और जलवायु के परिवर्तन के गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। बहुत सारे जो शहर हैं उनमें देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये आप शायद रोज ही न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे या न्यूज में देखते होंगे कि ये बहुत तेजी में नजर आ रहा है कि तापमान बढ़ रहा है, बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, बादल फटने की घटना हो रही है, सूखा बहुत जगह पे हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे प्रभाव हैं जो कि जैसे कह सकते हैं इंटरलिंक्ड है। जैसे कि बहुत सारे पक्षी होते हैं वो माइग्रेट करते हैं एक समय पे, पर अगर आपका तापमान बदल गया तो वो जिस वजह से यहाँ पर आते थे कि उनकी उनकी पॉपुलेशन बढ़ने का में फर्क पड़ जाता है। इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल लें कि आपके जो कछुए हैं वो एक तापमान पर ही डिसाइड होता है कि वो उनका कछुए का जेंडर क्या होगा, तो वो उसके ऊपर भी उसका फर्क पड़ने वाला है। इवन नेस्टिंग पीरियड पे भी बहुत सारा फर्क तो पड़ता है। तो इस ये जो पूरा प्रभाव है, इसके ऐसे कई सारे प्रभाव होंगे जो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे होंगे शायद हमें बहुत लंबे समय में समझ में आएंगे कि ये हो रहे हैं। तो ये जो सारा जो हमारा जिस तरह से हम पृथ्वी पर दबाव कर रहे हैं या विकास की गति अपना रहे हैं, वो हमें एक बहुत एक ऐसी दिशा में ले जा रही है जिसका असर हम काफी स्पष्ट रूप से देखने लगे हैं। सबसे पहले ये जो चिंता की बात हुई कि पर्यावरण के बारे में, वो शुरू ही आपका मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था 1972 में। वहां पर सबसे
रखी कि अगर हम चाहते हैं कि सभी लोग समुद्र, नदियां और हवा को साफ रखने के लिए शामिल हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो गरीबी का मुद्दा है उसको भी सोच कर चले, ताकि सभी को समान जो संसाधन है मिल सके। और अगर गरीबी की स्थिति वैसे ही बनी रही तो हम पर्यावरण में सुधार कभी नहीं कर पाएंगे। तो वो सोच के साथ में ये चर्चा शुरू हुई कि आखिर पर्यावरण को किस तरह से देखा जाए और विकास के साथ कैसे उसका संतुलन बना के रखा जाए। तो ये जो अवधारणा है टिकाऊ विकास की, ये निकल के आई कि किस तरह से हम देखें कि विकास जो है एक जब टिकाऊ शब्द बोलते हैं हमारे, अगर हम उत्तर भारत में बोले, जो ऐसी चीज जो बहुत लंबे समय तक टिके, यानी कि ऐसा ऐसा कुछ जो टिके और हमें लंबा उसका उसका जीवन काल मिल सके। गांधी जी ने भी बड़ा स्पष्ट उनके एक स्टेटमेंट में बोला कि हमारे पास जो पृथ्वी है वो इतने संसाधन है कि आराम से हमारी सारी जरूरतों की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन हमारे लालच की नहीं हो सकती है। उसी तरह से जो पर्यावरण विकास पे सम्मेलन हुआ, जो ब्रुंडलैंड रिपोर्ट कही जाती है, वहां पर भी यही कहा कि हम जो है हमारे आने वाले भविष्य की पूरी पीढ़ियों के साथ के उनके जो आवश्यकता है उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। हमें आज की जरूरतें भी पूरी करनी है, पर उनके लिए भी छोड़ना है, ताकि हम ऐसा ना हो कि सारे संसाधन इस्तेमाल कर लें और उनके लिए कुछ भी ना बचे। तो इसको समझने के लिए थोड़ा और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर टिकाऊ विकास को कैसे समझा जा सकता है। तो ये एक तरह का टूल है जहां पर हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 मुख्य स्तंभ हैं, जो कि आपका समाज, पर्यावरण और आपका जैसे कहते हैं कि अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति। इसको अगर हम इस तरह से कहें कि हम चाहते हैं कि संपन्नता के तौर पे देखें, मतलब हर कोई चाहता है कि एक संपन्नता हो हमारे पास, रिक्वायर्ड जो हमारा अच्छा जीवन जीने के लिए जो भी संसाधन चाहिए वो हमारे पास हो। तो इसके बीच में हम इन तीनों ही आयामों को अगर दिमाग में ध्यान में रखेंगे, तभी हम ऐसे विकास को पा सकते हैं जो कि हमारे लिए न केवल हमें आज के जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो दे सके, बल्कि आने वाले समय को भी वो आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए काफी दिनों से चर्चा चल रही थी, अगर आपको ध्यान होगा कि वर्ष 2000 में आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात हुई थी, सहस्त्र शताब्दी लक्ष्यों की बात हुई थी, जहां पर लक्ष्यों की बात की थी विकास के कंटेक्स्ट में। और काफी सारे देशों को ऐसा लगा कि ये सिर्फ विकासशील देशों के लिए है। फिर 2015 में वापस जब चर्चा शुरू हुई तो लगा कि हम सिर्फ विकास के नजरिए से चीजों को नहीं देख सकते हैं, तो हमें एक तरह के टिकाऊ विकास, जैसे शायद काफी लोग सतत विकास भी बोलते हैं, तो ऐसे विकास के रूप में देखना चाहिए, जहां पर हम उसको ना केवल सिर्फ ये देखें कि लोगों तक शिक्षा पहुंचे या स्वास्थ्य की चीजें पहुंचे, बल्कि ऐसा कुछ हो जो कि हमें डिसाइड कर सके कि हम आगे कैसे पूरा ग्लोबली सोचना चाहते हैं हमारे पृथ्वी को मतलब के संसाधनों के हिसाब से। तो अगर आप ये देखें तो 17 टिकाऊ विकास लक्ष्य हैं, जो अगर आप इन पे ध्यान देंगे कि ये सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि गरीबी के क्षेत्र में काम करना है, बल्कि गरीबी कम करने के क्षेत्र में काम करना है, या जो भुखमरी है उसको किसी तरह से हम जीरो भुखमरी कर सके, मतलब आप कम से कम भुखमरी हो, हर व्यक्ति को खाना मिल सके, साथ ही साथ अच्छा स्वास्थ्य मिले, सभी का हित जिसमें शामिल हो। सिर्फ शिक्षा मतलब हम सब तक पहुंच पाए ये काफी नहीं है, बल्कि गुणवत्ता परक शिक्षा की बात की। तो इसी तरह से ये 17 लक्ष्य बताते हैं, और इसी में 169 टारगेट्स हैं, मतलब हर उसके अंदर लक्ष्य के अंदर टारगेट डिफाइन किए गए कि आप कैसे, हर देश किस तरह से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करेगा। तो ये 2030 तक के आपके लक्ष्य हैं जिन पर हर देश इस पर काम कर रहा है, भारत भी इसका हिस्सा है। तो आखिर हम इसको इसको पा कैसे कर सकते हैं, अगर टिकाऊ विकास करना है तो क्या ऐसे कारक है जिनके थ्रू हम इसको अपना सकते हैं। तो बहुत सारे नीतियों की आवश्यकता होगी, कानूनी जरूरतें होंगी, तकनीकें चाहिए होंगी, और साथ ही साथ जो हम तकनीक और जो हम सिस्टम्स बनाएंगे उसको लागू करने की आवश्यकता होगी। पर सबसे जरूरी हो जाता है कि सभी लोगों का इसमें भागीदारी हो, जिसके लिए शिक्षा और उनके साथ में संवाद बहुत जरूरी होगा, जो कि सबसे बड़ा कारक है अगर हम चाहते हैं कि हम टिकाऊ विकास को अचीव कर पाए। इसको इस दिशा में जो शिक्षा की बात आई, तो शिक्षा जो हम जिसके ताना बाने के अराउंड ये कार्यक्रम बना हुआ है, तो अगर हम थोड़ा देखें तो हमारा संविधान भी इस चीज को सपोर्ट करता है, कहता है कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम अपने प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसमें सुधार करें। तो उसको उसको ध्यान में रखकर ही हमको काम करना है। तो पर्यावरण के बारे में शिक्षा और उसके बारे में संरक्षण के बारे में कार्य करना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ही इंक्लूड किया गया है एज अ ड्यूटी। साथ ही साथ भारत शायद एक ऐसा देश है जहाँ पर पर्यावरण शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में अपनाया गया है, जहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक डायरेक्टिव दिया कि सभी स्कूलों में हर एज लेवल पे बच्चों को पर्यावरण के बारे में सिखाया जाए, ताकि वो सही निर्णय ले सकें और सही
समाधान खोजकर काम कर सके। तो उस विषय पर काम करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम पर्यावरण शिक्षा का टूल इस्तेमाल करें। इसी दिशा में जो आप देखा होगा आपने पर्यावरण मित्र का जो सिंबल है जिसमें आप हैंड प्रिंट देखते हैं, वो एक तरह का टूल है जिसको तैयार किया गया, क्योंकि फुटप्रिंट जब आप बात करते हो तो आपको लगता है आप जो संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं आप बहुत ज्यादा पृथ्वी पर दबाव डाल रहे हैं, तो आपके अंदर एक तरह का आ जाता है कि गिल्ट आ जाता है कि अरे मैं इतना ज्यादा मेरा मेरा दबाव पड़ रहा है पृथ्वी पर कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो तरीका है कि हम सब अपने अपने लेवल पे अपने एक व्यक्तिगत स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर बदलाव ला सकते हैं। तो अगर छोटे छोटे हम कदम उठाते हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके। तो ये एक तरह की हमारी वचनबद्धता है या सकारात्मक कदम उठाने के लिए का प्रतीक है कि हम सबके साथ मिलकर के अपना हैंड प्रिंट एक्शन के ऊपर काम करें। और ये जो संकल्पना है, ये पर्यावरण शिक्षण केंद्र का एक स्कूलों के साथ आंध्र प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा था। वहां पर एक 10 वर्षीय लड़की थी श्रीजा, जिसने कहा कि हम क्यों हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं, क्यों ना हम सकारात्मक तरीके से सोच करके हम अपने स्तर पर जो भी कर सकते हैं, एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, वो उस तरह से हमें काम करना चाहिए। इस टूल को 2007 में लॉन्च किया गया है अहमदाबाद में, और अभी ये वैश्विक स्तर पर बहुत सारे संस्थानों द्वारा यूज किया जा रहा है, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है और जो अभी के बच्चे हैं वो मतलब नेगेटिविटी में ना सोचे कि अरे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सब चीज खत्म हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। पर ये एक तरह का उनको पॉजिटिव सोच देता है कि हम सभी के अंदर वो पावर है कि हम वो चेंज ला सके, बदलाव ला सके। वापस से जो हम बात कर रहे थे टिकाऊ विकास लक्ष्य की, जो कि चौथा आपका लक्ष्य है, बात करता है गुणवत्तापरक शिक्षा की। तो हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो उसके अराउंड ही लिखी गई है कि हम किस तरह से उसको अचीव कर सकते हैं। तो वहां पर भी अगर आप देखें तो बहुत ही स्पष्ट तौर पर टिकाऊ विकास, जीवन जीने का तरीका, किस तरह से बच्चे ज्ञान, कौशल और मूल्य सीख सकते हैं, जिससे उनके सोचने के तरीके में, उनके स्वभाव में और समझ और कार्यों में वो चीजें रिफ्लेक्ट हो, उनको दिखाई दे कि किस तरह से वो कर सकते हैं। तो जो भी आज ये अध्ययन पर्यावरण मित्र कार्यक्रम है, वो काफी हद तक जो हमारे जो पाठ्यक्रम है या हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुरूप ही ये कार्यक्रम विकसित किया गया है। अभी प्रश्न उठता है कि आखिर इसको पढ़ाया कैसे जाए। तो हम जो भी तरीका हमारे पास में, हमारा पाठ्यक्रम है, हमारे पास में हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं और एक गतिविधियों का कैलेंडर है जो हम पूरे साल भर का प्लान करते हैं, तो हम उसमें कोशिश ये कर सकते हैं कि ये जो 4 हमारे आयाम हैं उनको हम ध्यान में रखें। और काफी हद तक यही हमारा पर्पस भी होता है, हमारे जो हमारे पठन पाठन का जो तरीका है उसमें ये चीजें लेके आए कि बच्चों के अंदर ज्ञान और सोचने का कौशल हो, वो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कौशल आ सके उनके अंदर, और साथ ही साथ जो भी वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और अब उनकी जो सोच है वो उसको साथ ही साथ रिफ्लेक्ट भी कर सके, और रिफ्लेक्ट करने के साथ साथ कुछ उसके लिए कुछ काम भी कर सके। तो ये जो सारी चीजें हैं वो उसको हम आसानी से हमारे जो रोजमर्रा के जो हम पठन पाठन करते हैं उसमें इसको हम शामिल कर सकते हैं बच्चों के साथ में इस कार्यक्रम को लागू करने के दौरान। तो आखिर ये किस तरह से पाठ्यक्रम से जुड़ा है उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जब बच्चे इसमें शामिल होंगे इस कार्यक्रम में, तो वो ना केवल बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ विज्ञान की बात कर रहे हैं जब हम विषय की बात करते हैं, पर विज्ञान तो है ही है, भाषा का बहुत बड़ा एक लर्निंग जो आउटकम होता है कि बच्चों को वो अपने बात कह सकें, लिख सकें, सुन सकें, सुनना सीख सके, सोचना सीख सकें और संवाद कौशल आ जाए। तो ये सारी चीजें बच्चों में ये कार्यक्रम में जब वो भाग लेते हैं वो सारे अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान में वो समझ सकते हैं कि मानचित्र को कैसे पढ़ा जाता है, पृथ्वी और समाज के ऐतिहासिक समय रेखा क्या रही है, उसको हम आज के संदर्भ में क्या निर्णय सही लें ताकि हम पृथ्वी और जो हमारे आसपास प्रकृति है उसका बचाव कर सकें। और गणित और कला और शिल्प सारे जो विषय हैं हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सारे इसमें इस कार्यक्रम के साथ बहुत ही, जैसे कह सकते हैं, बहुत ही मजबूती से जुड़े हुए हैं और अलग तौर पे नहीं देखे जाने चाहिए। इसी के साथ में मैं वापस ये सत्र के लिए समाप्त करते हैं और नेक्स्ट सत्र की ओर जाते हैं, और मैं ज्ञानन को इनवाइट करूंगी कि आगे लेके चले हमें कार्यक्रम में। इस सत्र से रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है तो प्लीज क्वेश्चन आंसर सेक्शन में ऐड करें। धन्यवाद मैम। आपने जो है ये टिकाऊ पर्यावरण शिक्षा, टिकाऊ विकास के लिए पर्यावरण शिक्षा बड़ा ही बृहद विषय है, लेकिन बड़े ही संक्षेप में और कम समय में आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे प्रतिभागियों को दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र जो कि कार्यक्रम के संचालन के बारे में आप सभी को अवगत कराएगा, इस सत्र के जो हमारे पैनलिस्ट हैं
मिस्टर श्री नीरज कुमार पाल जी, जो हमारे यहाँ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस सत्र को कृपया इस सत्र के संचालन करें और इसमें आगे जानकारी प्रदान करें प्रतिभागियों को। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी तक हमने जाना कि टिकाऊ या सस्टेनेबिलिटी मुद्दा क्या है और कैसे जो है वो हमारे जीवन से संबंधित है, और अगर हम अपने जीवन जीने के तरीकों में थोड़ा सा भी परिवर्तन ला के हम उचित ढंग से संसाधनों का उपयोग करें तो काफी बदलाव हम ला सकते हैं। तो जो ये पूरा विषय है उसी पे आधारित है, और इसमें मुख्यतः 3 विषय शामिल किए गए हैं: जल, कचरा कचरा प्रबंधन और जैव विविधता। तो सस्टेनेबिलिटी एंड वाटर, सस्टेनेबिलिटी एंड वेस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी एंड बायोडायवर्सिटी। तो 3 ये प्रमुख विषय हैं जो इसमें शामिल हैं। जैसा अभी प्रीति जी ने बताया कि जो है 17 जो टिकाऊ विकास के लक्ष्य हैं, तो ये 3 विषय उन में भी शामिल हैं। गोल 6 जो है हमारा वो जल से जुड़ा हुआ है। जो टिकाऊ विकास लक्ष्य हमारा 12 है वो हमारे जीवन जीने के तरीके और जो संसाधनों का उपभोग है उससे संबंधित है। और उसके अलावा जो लक्ष्य 15 है वो लाइफ ऑन लैंड, यानी जो जैव विविधता है, जो पृथ्वी पर जीवन है, उससे संबंधित है। तो ये 3 प्रमुख विषय जो है हमारे अध्ययन कार्यक्रम में शामिल हैं, जिन पे हम विस्तार में अभी बात करने वाले हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो कार्यक्रम जो पूरा है वो मुख्यतः जो है 3 भाग में है। जो गतिविधियां हैं वो भाग ए में 2 तरह की गतिविधियां हैं। एक तो अनिवार्य गतिविधियां हैं जिन्हें पूर्ण करना होगा। उसके अलावा भाग ए में चयनात्मक गतिविधियां भी शामिल हैं, जिनमें से किन्हीं 2 गतिविधियों का हमें चयन करना होगा और हमारे जो बच्चे हैं उन गतिविधियों को करेंगे। और भाग ए में की हुई जो गतिविधियां हैं उनको शामिल करते हुए और बृहद दृष्टिकोण को अपनाते हुए, चाहे वो जल हो, चाहे वो कचरा प्रबंधन हो, चाहे जैव विविधता हो, तो एक और अनिवार्य गतिविधि है जिसमें जो है इन सभी चीजों को शामिल करते हुए एक निबंध लिखना है। तो ये एक कार्यक्रम का प्रारूप है। 3 लेवल पे जो है इसको बांटा गया है। नेक्स्ट प्लीज। अब हम बात करते हैं जो हमारा पहला विषय है, सस्टेनेबिलिटी एवं जल। तो जैसा कि हम सभी लोग जो है अभी वर्तमान समय में अखबार में, न्यूज चैनल में, सब जगह पे देख रहे हैं, जल से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां जो है साझा की जा रही हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में जो है पानी की कमी है, जैसा कि न्यूज़ में भी आता है। चेन्नई में जो है ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी लगभग शून्य हो चुकी है। भारत में जो सिनेरियो है, लगभग 60 करोड़ लोग जो है वो अत्यधिक जल संकट का सामना कर रहे हैं। जो संपूर्ण उपलब्ध जल है वो सिर्फ 2.5% ही है, और जो कि जो है हमें चाहे वो नदियों के माध्यम से या ग्राउंड वाटर के माध्यम से उपलब्ध होता है। बाकी का जल जो है वो डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक ये प्रमुख विषय है, और लगातार हम देख रहे हैं कि जो है स्वच्छ जल की उपलब्धता से कहीं न कहीं हमारे आसपास जो है लोग जूझ रहे होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जो इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए शैक्षणिक संसाधन हैं वो उपलब्ध हैं हमारी वेबसाइट पे। इसमें एक बुकलेट है, और बुकलेट जो है वो अलग अलग गतिविधियों में आपका मार्गदर्शन करेगी कि कैसे हम बच्चों को शामिल करते हुए जो है अपनी गतिविधियों को आगे ले जाएंगे। और साथ ही साथ बच्चों के लिए जो है एक गेम भी है जो कि जो है स्नेक एंड लेडर के गेम पे ही आधारित है, जिसमें जो है बच्चों को जो है जल उपयोग और उसके निस्तारण से जुड़ी हुई बहुत ही
महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। भाग ए जो अनिवार्य गतिविधियां हैं वो 5 गतिविधियां हैं जो कि अनिवार्य रूप से करनी है। जिसमें पहली गतिविधि है साक्षात्कार। तो जल से जुड़े हुए जो लोग हैं उनमें कम से कम 3 व्यक्तियों को साक्षात्कार करना है। चाहे वो प्लम्बर का काम करने वाले लोग हो सकते हैं, या अगर किसान हैं जो अपने खेती बाड़ी में जल का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से जो आसानी से आसपास हमारे लोग उपलब्ध हैं जो जल से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनका साक्षात्कार करना है। अपने स्कूल के जल का ऑडिट करना है। बेसिकली जल कहाँ से हमको मिलता है, स्रोत क्या है, उसका उपयोग के प्रमुख पॉइंट्स कौन से हैं, वितरण प्रणाली क्या है, और जो बेकार जल होता है उसका निस्तारण क्या होता है। तो यहाँ पे एक विद्यालय का मानचित्र, जल उपयोग का मानचित्र बनाना होगा। हमें अपने विद्यालय में वर्षा जल के संचयन का अनुमान लगाना है, और हम कितना वर्षा जल का संचयन कर सकते हैं। तो इसके कैलकुलेशन के लिए भी जो है हमारी जो संसाधन पुस्तिका है उसमें विवरण दिया गया है, जिसके माध्यम से हम अपने विद्यालय के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ गतिविधियां दी गई हैं जिसमें बच्चे जो है अपने जीवन में कुछ चीजों का उपयोग करके जल को संरक्षित कर सकते हैं, उसका प्रबंधन उचित ढंग से कर सकते हैं। जैसे कि टीपी टैप एक गतिविधि है। हैंड वॉशिंग के लिए बच्चे बहुत आसानी से जो है एक कम पानी में हाथ धोने की विधि बना सकते हैं। उसके अलावा कुछ केस अध्ययन दिए गए हैं। मुख्यतः ये जो है जल के संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में जो अलग अलग स्थलों पे हमारे देश में जो प्रमुख कार्य हुए हैं उनके बारे में एक विवरण है, जिसके माध्यम से जो है वो और जानकारी जुटा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। भाग ए की जो चयनात्मक गतिविधियां हैं कुल 4 हैं, जिसमें से कोई 2 गतिविधियां हमें चयन करके उनको अपने विद्यालय में बच्चों के साथ क्रियान्वित करना है। पहली गतिविधि है जल की गुणवत्ता। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि जो जल हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है। इसके जो मानक हैं और इसकी जो विधि है वो हमारी पुस्तिका में दी हुई है। उसके अलावा जो हमारा जल उपयोग है वो प्रतिदिन हम कितना जल का उपयोग कर रहे हैं उसके बारे में जो है आकलन कर सकते हैं बच्चे। इसकी एक जो है वर्कशीट है हमारी जो बुकलेट है उसमें, जिसका उपयोग करके वो पता लगा सकते हैं। इसमें हमारा प्रत्यक्ष उपयोग और अप्रत्यक्ष उपयोग जो खाने के संसाधनों के रूप में होता है उसके बारे में भी जो है हमें आकलन करना है। इसके अलावा 2 विद्यालयों के परिसरों के बीच में जो पानी के उपयोग का आकलन है वो कैसे हम कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी हुई है। ये या फिर जो है बच्चे खेल खेल में कैसे जो है सकारात्मक कदम उठा सकते हैं जल के संरक्षण को लेके, वो खेल खेल में सीख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई 2 गतिविधियां ही हमें करनी है। नेक्स्ट प्लीज। भाग बी ये गतिविधि अनिवार्य है, और बेसिकली जो हमने भाग ए की 2 गतिविधियां की हैं उनको शामिल करते हुए और बृहद पैमाने पे जो है हमें अपने आसपास के शहर गांव या कस्बे में जो जल से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है, उसको शामिल करते हुए एक प्रारूप तैयार करना है कि उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और फिर जो ये प्रमुख बिंदु दिए हुए हैं यहाँ पे, जलवायु परिवर्तन है, ऊर्जा है, तो इनको समाहित करते हुए एक बृहद दृष्टिकोण अपना के एक जो है निबंध लिखना है, ताकि जो है जल और जल से जुड़ी हुई सारी जो चीजें हैं वो शामिल हों, और उचित प्रबंधन, उसका बेहतर प्रबंधन कैसे हो वो उसके बारे में बच्चों में एक सोच विकसित हो। नेक्स्ट प्लीज। तो जल विषय में मतलब आपके अनुसार कैसे आप इसको अपने पाठ्यक्रम से जोड़ के बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं? अगर आपके मन में कोई विचार आ रहे हैं तो आप हमारे साथ चैट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। आगे के सत्र के लिए मैं ज्ञानेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वो अगले पैनलिस्ट को इनवाइट करें। धन्यवाद। धन्यवाद नीरज सर, आपने जो है जल के उपयोगिता, उसके प्रबंधन और उसके संरक्षण के विषय में बड़ी अच्छी जानकारी दी।
अगला विषय जो हमारा है अभी तक, हम इसके आगे आपको हमारी अगली गतिविधि है वो जल एवं कचरा विषय पे, सॉरी सस्टेनेबिलिटी एवं कचरा, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय ये भी है। इसके बारे में हमारे पैनलिस्ट श्री जितेंद्र पटेल जी आपको जानकारी देंगे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप जितेंद्र पटेल जी कृपया इस सत्र को संचालित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। थैंक यू ज्ञानेंद्र जी। जैसा कि अभी नीरज जी ने जो जल एंड सस्टेनेबिलिटी विषय पे बताया था, सभी का जो हमारी तीनों विषय हैं उनका प्रारूप, गतिविधियों का प्रारूप एक है, लेकिन जो गतिविधियां हैं वो अलग हैं। जैसा कि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कचरा एंड सस्टेनेबिलिटी की, तो कचरा एवं सस्टेनेबिलिटी जो है विषय है, अक्सर हम देखते होंगे कि हमारे जो घर है या घर से जो चीज़ें निकलती हैं वो जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारे किसी काम की नहीं रहती, हम उन्हीं को कचरा समझ के और उसको बाहर कर देते हैं, और शायद हमें ये जानकारी नहीं होती है कि वो कचरा हमारे घर से निकलकर कहाँ गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब भी आप किसी नए शहर में या किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो आपको जगह जगह पर अलग अलग टाइप का आपको कचरा दिखाई देता है। आपको अब काफ़ी बुरा भी लगता होगा कि ये शहर कितना गंदा है। तो इस तरह का जो कचरा है वो एक वेस्ट जो मिक्सित वेस्ट होता है वो अलग अलग जगह दिखाई देता है। शायद आप जानते होंगे कि जो भारत में जो कचरा है, जो प्रतिवर्ष जो कचरा है वो 62 मिलियन टन जनरेट होता है प्रतिवर्ष, और इसमें से जो लगभग 43 मिलियन टन जो है वो ऐसा कचरा होता है जो मतलब जिसमें से हम 62 में से 43 मिलियन टन जो है वो कलेक्ट करते हैं, घरों से उठाते हैं कचरा, जबकि 19 मिलियन टन जो है वो ऐसा कचरा होता है जो नहीं उठाया जाता है, डायरेक्टली इधर उधर फेंक दिया जाता है। जो 43 मिलियन टन जो कचरा जो हम कलेक्ट करते हैं, जो हमारे यहाँ सिस्टम है जो कलेक्ट करता है, उसमें से 12 मिलियन टन जो होता है वो ट्रीट किया जाता है, उनको सेग्रीगेट किया जाता है, उनको रिसाइकिल के लिए भेजा जाता है। बट उसमें से लगभग 31 मिलियन टन जो कचरा बचता है वो लैंडफिल में के लिए डंप कर दिया जाता है, जमीन के अंदर दबा दिया जाता है कहीं ना कहीं, या जमीन पर फेंक दिया जाता है। तो ये एक कचरे का प्रारूप है। शायद आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ जो पृथ्वी है एक ही पृथ्वी है जिस पर हमें एक जीवन संभव है, और इस तरह से अगर हम कचरे के ढेर बनाते गए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। 2047 तक नगरीय जो ठोस कचरा है वो इतनी बड़ी मात्रा में हमारे पृथ्वी पर हो जाएगा कि हमारे लिए लगभग 3 बड़े शहर, जैसे मुंबई है, हैदराबाद है, चेन्नई है, ये 3 शहरों का जो क्षेत्रफल है लगभग 1400 स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा क्षेत्र हमें चाहिए होगा इसको कवर करने के लिए। नेक्स्ट, कचरा एवं सस्टेनेबिलिटी में कुछ शिक्षक संसाधन सामग्री भी सम्मिलित की गई है, जिसमें से एक मार्गदर्शक पुस्तिका है जिसमें विभिन्न गतिविधियों को काफी विस्तृत तरीके से बताया गया है और उसमें कैसे गतिविधि को करना है उसके बारे में जानकारी दी गई है। दूसरा है कि कार्ड गेम है जो कचरा मुक्त विद्यालय बनाने के लिए एक कार्ड गेम है, जिसमें हम लूडो की तरह हम उसको खेलते हैं। नेक्स्ट, भाग ए में जो है उसमें अनिवार्य गतिविधियां हैं, जिनमें भाग जो है वो अनिवार्य गतिविधियां हैं जिनमें 5 गतिविधियां अनिवार्य हैं जिन्हें करना है हमें। जिसमें एक फर्स्ट जो गतिविधि है वो कचरा खोजी गतिविधि है, जिसमें हमें अपने विद्यालय में जो है अपने विद्यालय के आसपास जो है कचरे का एक सर्वे करना है, एक अवलोकन करना है कि कहाँ पर कचरा है। दूसरा है वर्गीकरण, जो कचरा हमें प्राप्त हुआ है उसका हम वर्गीकरण करना है, हमें कैसे जो कचरा है वो रिसाइकिलेबल है या वो पुनः उपयोग कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। तीसरी गतिविधि है कचरा कहाँ जाता है और यह एक समस्या क्यों है। तो ये भी एक गतिविधि है क्योंकि जो कचरा है वो हमारे घर से निकलता तो है लेकिन कहाँ जाता है ये एक जानने का प्रयास हम करेंगे इस गतिविधि के माध्यम से। चौथा है कचरे का पृथक्करण, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग के क्योंकि इसमें हम कचरे का सेग्रीगेशन और कंपोस्टिंग करना के बारे में हम बात करते हैं। और पांचवा है कचरा मुक्त स्कूल के लिए कचरे के R मंथ जो 5R है या 3R मंथ है,
उनके बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, दूसरी गतिविधि है भाग 1 की, जिसमें चयनात्मक गतिविधि है, जिसमें हमें 4 गतिविधियां हैं, जिनमें से हमें 2 गतिविधियों को चुनना है। पहली जो गतिविधि है वो है तब और अब। तब और अब में हम एक साक्षात्कार लेते हैं, 2 लोगों का साक्षात्कार लेते हैं, जिसमें से एक हमारे जो बहुत पुरानी पीढ़ी है उनका हम साक्षात्कार लेते हैं कि वो कचरे से संबंधित या हमारे जो फेस्टिवल होते हैं पहले वो कितने इको फ्रेंडली होते थे, और जो अब की पीढ़ी है वो बदलाव क्यों आया है ऐसा, कि जो हमारे फेस्टिवल होते हैं उनमें किस तरह के संसाधनों का उपयोग होता है। दूसरी गतिविधि है पैकेजिंग की एक समस्या, क्योंकि पहले हमारे यहाँ जिस तरह की पैकेजिंग होती थी अब वो कहीं ना कहीं चेंज होती जा रही है, उस पर आधारित है गतिविधि। तीसरी गतिविधि है सफाई कर्मी के जीवन में एक दिन। हम एक साक्षात्कार किसी हमारे जो आसपास जो सफाई मित्र हैं जो हमारे घर के आसपास साफ सफाई करते हैं उनका हम एक साक्षात्कार लेंगे, और उसमें जो भी कचरे से संबंधित समस्याएं हैं या जो उनसे संबंधित समस्याएं हैं वो उस पर बात करेंगे। चौथी जो गतिविधि है वो कृषि और कचरा की, कृषि और जो कचरा है उससे संबंधित एक साक्षात्कार है, उस पर हम इसमें साक्षात्कार लेंगे और उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट, पार्ट बी भी एक अनिवार्य गतिविधि है, और इसमें हमें जो भी हमने पार्ट ए में अभी तक और पार्ट बी के जो चयनात्मक गतिविधि और पार्ट ए के अनिवार्य गतिविधि में जो भी गतिविधियां की हैं और जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने दस्तावेजीकरण किया है और जो डेटा कलेक्ट किया है, उसके आधार पर हम पार्ट बी का एक 2500 शब्दों का एक निबंध लिखते हैं। वो निबंध आपके ग्राम पंचायत के से संबंधित हो सकता है, वहाँ के इश्यूज से संबंधित, वहाँ की पॉलिसी से संबंधित, वहाँ के प्रबंधन से संबंधित हो सकता है, या आपका अर्बन स्कूल है तो नगर पालिका परिषद या शहरी निकाय से संबंधित हो सकता है, सोसाइटी से संबंधित हो सकता है। तो उससे संबंधित हम जो 5 आवर्स है उस पर आधारित ये एक निबंध लिख सकते हैं। जो भी हमने पार्ट ए में अभी तक जो भी गतिविधियां की हैं, उससे जो भी हमारे उस गतिविधि के माध्यम से जो भी रिजल्ट आया है उसको हम उसमें समाहित कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस कार्यक्रम में आपके अनुसार इस विषय को पाठ्यक्रम से कैसे जोड़ा जा सकता है, ये एक क्वेश्चन है। आप इसका आंसर क्वेश्चन आंसर उसमें दे सकते हैं। मैं इसके लिए आगे के सेशन के लिए मिस्टर ज्ञानेंद्र जी को इनवाइट करता हूँ, वो आगे संचालन करें। धन्यवाद जितेंद्र जी। कचरा विषय महत्वपूर्ण विषय है, और क्या क्या समस्याएं इससे उत्पन्न हो सकती हैं और कितने, अगर कचरा ऐसे ही रहा तो कितनी आवश्यकता होगी जगह की, बड़ा अच्छी प्रकार आपने गुरुभाइयों को जानकारी दी। अगला सेशन जो कि हमारा सत्र है सस्टेनेबिलिटी एवं जैव विविधता, मैं पुनः अपने पैनलिस्ट श्री नीरज कुमार पाल जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि इस सत्र के में इस विषय पर आपको जानकारी प्रदान करें। श्री नीरज जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो हमने 2 विषय जान लिए हैं, जल और कचरा प्रबंधन। अब तीसरा विषय जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, सस्टेनेबिलिटी एंड जैव विविधता। तो जैसा हम जानते हैं कि जीवन जीने के लिए जो भी चीजें हमें प्राप्त होती हैं वो सारी इसी जैव विविधता का ही एक अंग है। इसी से हम सारी चीजें, चाहे हमारा भोजन हो, चाहे औषधियाँ हो, चाहे जो हम कपड़े पहनते हैं, वो सारी चीजें। भारत समृद्ध जैव विविधता वाला देश है, और जो है यहाँ की जो प्रजातियां हैं तो लगभग 18% जो प्रजातियां हैं वो स्थानिक हैं, एंडेमिक हैं, जो यहीं पाई जाती हैं, यहीं पे जो है उत्पन्न हुई है। लेकिन वर्तमान समय में जैव विविधता जैसे अन्य विषय में समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जैव विविधता को लेकर भी समस्याएं हैं, जो कि जो है मानवीय गतिविधियों के कारण ही हुई हैं, चाहे वो शिकार हो, चाहे वनों का कटना हो, चाहे समुद्र से अत्यधिक मछलियों का पकड़ना हो, चाहे औद्योगिकीकरण हो। तो इन सब चीजों के लिए जो है कहीं ना कहीं हम सभी जिम्मेदार हैं। लेकिन बच्चों को थोड़ा सा जागरूक करना और ये बताना है कि जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण है और वो कैसे हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, तो ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। जो
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 है, जो कि डायरेक्टली जो है लाइफ ऑन लैंड जो जैविकता से संबंधित है। इस विषय से जुड़ी हुई जो संसाधन सामग्री है उसमें एक बुकलेट है, जैसा कि अन्य विषयों में भी शामिल है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे पोस्टर और वर्कशीट हैं जो गतिविधियों को क्रियान्वित करने में बच्चों के साथ आपकी हेल्प करेंगी, और ये हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। इसमें जो है कुछ पोस्टर हैं और कुछ वर्कशीट हैं जो कि अलग अलग गतिविधि को कैसे करना है और कैसे जानकारी को रिकॉर्ड करना है उसके बारे में बताती हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो जैसा अन्य विषयों में था, इसमें भी भाग ए और भाग बी में विभाजित किया गया है गतिविधियों को। अनिवार्य गतिविधियां यहाँ पे 5 हैं भाग ए में जो की हैं, और ये 5 गतिविधियां हमें करनी है। पहली गतिविधि है पर्यावरण एक साझा स्थान। तो बेसिकली यहाँ पे जो है जैव विविधता की खोज करना है और उसको डॉक्यूमेंट करना है। हमारे विद्यालय परिसर या उसके आसपास किस तरह की जैव विविधता दिखती है। तो बच्चे जो है एक निश्चित समय पे भ्रमण के माध्यम से जो है, और वर्कशीट जो बुकलेट में दी गई है उसके माध्यम से जानकारी एकत्र कर सकते हैं। दूसरा, हमारे आंगन में प्रजाति विविधता। बेसिकली जो है एक सूक्ष्म पर्यावास में जो है किस तरह की जैव विविधता पाई जाती है उसको समझना, उसकी तुलना करना, और पक्षियों की विविधता जो है उसकी तुलना करना। ये कैसे करना है या आगे हम बताएंगे इसके बारे में भी। एक गेम भी है जो कि जैव विविधता और हम जो बेसिकली जो है पक्षियों का माइग्रेशन कैसे होता है वो बच्चे सीखते हैं। और एक अंजीर की कहानी है, उसमें भी जो है ये बच्चे इंडोर और आउटडोर दोनों जगह पे खेला जा सकता है। तो ये जानकारियां प्राप्त करते हैं कि जैव विविधता कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है और क्यों ये महत्वपूर्ण है। उसके अलावा यहाँ पे भी साक्षात्कार हैं जो चौथी गतिविधि है। सो बेसिकली ये जैव विविधता हमारी आजीविका से किस प्रकार से जुड़ी हुई है। तो अलग अलग हितधारकों का साक्षात्कार यहाँ पे लेना है, चाहे वो किसान हो चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो। कैसे जो है वो अलग अलग तरह की जैव विविधता के माध्यम से ही जो है अपना आय अर्जन करते हैं। पांचवी गतिविधि है जो बताती है कि जैव विविधता को किस तरह का खतरा है और कैसे जो है उसको संरक्षित किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ एक केस अध्ययन किए गए हैं, 5 केस अध्ययन हैं जो कि जो है हमें बताते हैं कि अलग अलग जगहों पे कैसे जो है लोगों ने जैव विविधता को संरक्षित करने के प्रयास किए हैं। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पे कुछ संसाधन हैं जो बुकलेट में दिए गए हैं जिनके उपयोग के माध्यम से हम जो है अपने विद्यालय परिसर और उसके आसपास की जैव विविधता का जो है आकलन करेंगे और उनको दर्ज करेंगे। एक मानचित्र भी बनाना है हमें कि हमारा प्रांगण किस तरह से जो है उसमें कहाँ पे पानी का स्रोत है, कहाँ पे वृक्ष हैं, कौन से एरिया में जो है ज्यादा पक्षी दिखते हैं। उसके अलावा जो है क्वाड्रेट मेथड से एक सूक्ष्म परिवेश में किस तरह की जैव विविधता पाई जाती है, चाहे वो वहाँ पे छोटे कीट हों चाहे चींटियां हों। ये उनको अवलोकन करना और उनको जो है डॉक्यूमेंट करना। गेम के माध्यम से भी जो है हम जानते हैं कि जो है जैव विविधता कैसे उनका माइग्रेशन होता है। पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान को माइग्रेट करते हैं, क्यों करते हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है। साक्षात्कार में जो है लोगों की आजीविका जैव विविधता से कैसे जुड़ी है। तो ये कुछ संसाधन हैं हमारी बुकलेट में जिनको अपना के हम जो है बच्चों को इन गतिविधियों में प्रतिभाग कराएंगे। जो चयनात्मक गतिविधियां हैं वो यहाँ पे भी 4 हैं जिनमें से किन्हीं 2 को ही करना है। इसके लिए वर्कशीट दी हुई है। जंगली खाने योग्य पौधों का बागीचा तैयार करना। ये जंगली खाने योग्य पौधे कौन से होते हैं, बच्चे जो है उसके बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं। दूसरा, कीटों का पर्यावास जो कि हम जो है बच्चों को अपने विद्यालय के गार्डन में
ऑब्जर्व करा सकते हैं कि जो पत्थर हैं या ईंटें हैं उनके नीचे किस तरह की जैविकता, या पुराने जो लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए हैं तो वहां पे किस तरह के कीट या जैविकता दिखती है। उसके अलावा एक तालाब या पॉन्ड का जैविकता कैसी होती है, या फिर जो है म्यूरल दीवार पे जो है हम प्रेरित कर सकते हैं कि बच्चे जो है जो आप अपने परिसर में जैविकता देख रहे हैं उसका एक म्यूरल तैयार करें। तो ये इसमें से इन चार में से कोई दो गतिविधियां ही बच्चों को करनी है। प्लीज। भाग बी जो अनिवार्य गतिविधियां हैं ये बेसिकली जो है हमने भाग ए में जो कुछ भी जाना सीखा है उनको उपयोग लाके थोड़ा बृहद पैमाने पे हमें जो है यहाँ पे सोचना है, और ये अनिवार्य गतिविधियां हैं। पहली इसमें गतिविधि है ऐतिहासिक समय रेखा। तो बेसिकली पूर्व में आज से 20 साल पहले 25 साल पहले क्या हमारे आसपास कोई जंगल था, क्या था कोई जलाशय था, या फिर जो है कोई ऐसा आवास या पूजा स्थल था जहाँ पे जो है हम पहुंच सकते थे, और आज वर्तमान समय में क्या स्थिति है उसकी, वो है मौजूद है नहीं है, या अगर तालाब था तो उसमें पानी रहता था पर अभी नहीं है। तो ये एक ऐतिहासिक समय रेखा जो है तैयार करनी है। दूसरा मौसमी कैलेंडर है, अलग अलग मौसमों में किस तरह की जैविकता हम अपने आसपास देखते हैं तो वो बच्चे तैयार करते हैं। एक पर्टिकुलर सीजन में हमें जो है पक्षियों की ज्यादा विविधता दिखती है, बारिश के समय में हम देखते हैं कि जो है जमीन में अलग अलग तरह के फंगस या फंजाई या मशरूम हमें दिखाई देते हैं। तो ये ऐसी जैविकताएं हैं जो कि हर समय हमें नहीं दिखती हैं, तो उनको जो है एक चार्ट के माध्यम से जो है डॉक्यूमेंट करना होता है। इसके अलावा अगली गतिविधि है कि हम अपने परिवेश, अपने आसपास के क्षेत्र को कैसा देखना चाहते हैं। तो वो एक विजुअलाइजेशन है कि हम भविष्य में जो है उस जगह को किस तरह से देखना चाहते हैं, तो उसका एक मानचित्र तैयार करना। तो ये भाग बी की अनिवार्य गतिविधियां हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब इन गतिविधियों जो भाग बी है, बाकी दोनों गतिविधियों में निबंध लेखन है, बट यहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो भाग ए में जो विभिन्न तरीके हमने अपनाए हैं और उनको शामिल करते हुए भाग बी की जो गतिविधियां हैं जो हमने की हैं उनसे जो हमें ऑब्जर्वेशन से जो आंकड़े मिले हैं उन सभी को शामिल करते हुए एक व्यापक स्तर पे एक दूसरे क्षेत्र को जोड़ना है और एक रिपोर्ट तैयार करना है। रिपोर्ट के माध्यम से हमें जो है इस गतिविधि को सबमिट करना है। अब इसमें जो है कृषि, खाद्य सुरक्षा शामिल है, या फिर जैविकता का हमारे पारिस्थितिक तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है, अगर कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज नहीं रहेंगी तो फिर क्या खेती किसानी में कुछ फर्क आएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि जो है हमें वृहद पैमाने पे इसमें शामिल करना है और एक रिपोर्ट तैयार करनी है। नेक्स्ट प्लीज। अब जो जैव विविधता विषय है, अगर आपके मन में यहाँ पे कुछ विचार आ रहे हैं कि कैसे हम जो अपने पठन पाठन में हम जो है अलग अलग विषयों से इसको जोड़ सकते हैं, तो आप हमारे चैट बॉक्स में जो है अपने विचारों को लिख सकते हैं। आगे के सत्र के लिए मैं ज्ञानंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो संचालित करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने अभी तक इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की, और कार्यक्रम में विभिन्न जितने भी विषय थे, जल हो, कचरा हो या जैव विविधता हो, इसके बारे में आपको हमारे पैनलिस्ट ने बड़े ही अच्छे और रोचक ढंग से जानकारी प्रदान की। अभी हम अगले सत्र में आपको मैं अपने अनुरोध करूंगा जो वापस जितेंद्र जी से कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे इसमें शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में वो जानकारी आपको प्रदान करेंगे। जितेंद्र जी। थैंक यू ज्ञान सर। जैसा कि जो कार्यक्रम है उसमें हमें कैसे प्रतिभाग करना है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी
देना चाहेंगे। सबसे पहले हमें अपने जो वेबसाइट है पर्यावरण मित्र www.पर्यावरणमित्र.in पर हमें जाना है और वहाँ पर इस टाइप का एक पेज आप ओपन होगा, जहाँ पर हम साइड में देखेंगे तो वहाँ पर जहाँ पर एक एरो बना हुआ है गो टू, उसके नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको गतिविधियाँ कैसे मतलब हम आयोजित करेंगे उसके बारे में दिया हुआ है और जो भी कैसे प्रतिभाग करेंगे वो भी उसमें दिया हुआ है। क्योंकि ऊपर जो कॉलम है उसमें सारी जानकारी दी गई है, कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई है, कार्यक्रम में कैसे भाग लें और कार्यक्रम में जो गतिविधियां हैं उसमें कैसे पार्टिसिपेट करें। उसी के साथ साथ नीचे यहाँ पर दिया गया है कि जो संसाधन सामग्री है वो कैसे हमें डाउनलोड करनी है, जो सॉफ्ट कॉपी है उसकी कैसे डाउनलोड करनी है, वो यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। लेकिन प्रतिभाग करने से पहले हमें हमारी जो पर्यावरण मित्र की जो वेबसाइट है उस पर विजिट करने पर हमें एक सामने ज्वाइन इन लिखा होगा, जहाँ पर रेड कलर का येलो एरो बना हुआ है, वहाँ पर जाकर हम हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी हमें जानकारी चाहिए हो वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर हम अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नेक्स्ट में दूसरा चरण है इसमें कि जब हम रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम में कर लेंगे तो हमें विद्यालय में जो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग है, हमारे जो इंस्टीट्यूट जो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से हम यहाँ पर आपका ओरिएंटेशन करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। और दूसरा है कि हम फेस टू फेस भी अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का एक कार्यशाला का आयोजन करते हैं। दूसरे चरण में हम कार्यशाला के बाद सर्वप्रथम हम अपने विद्यालय में कक्षा 6 से 12 के बीच के 3 से 5 विद्यार्थियों की टीम बनाते हैं और उसके विषय में शिक्षक जो हैं विद्यालय में उन बच्चों को का ओरिएंटेशन करते हैं कि उन्हें जो कार्यक्रम है उसको कैसे विद्यालय में संचालित करना है, कैसे गतिविधियों में पार्टिसिपेट करना है। इसका तीसरा जो चरण है वो छात्रों की टीम को गतिविधियों के में जो उनको सर्वेक्षण करना है, उनको जो भी वर्कशीट दी गई है, जो संसाधन सामग्री है उसमें जो वर्कशीट दी गई है सर्वे की, उसको कैसे फिल करना है, कैसे दस्तावेजीकरण करना है और उन सब पर चर्चा कर सकते हैं। और जो आकलन है उसको कैसे इकट्ठा करना है और उसका दस्तावेजीकरण कैसे करना है उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट चरण 4 है कि छात्रों को रिपोर्ट लिखने के लिए शिक्षक को गाइड करना है, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो छात्रों को ही लिखनी है और कैसे गतिविधियों के जो गतिविधियां छात्रों ने की हैं उनके आंकड़ों को, उनके अवलोकनों जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए हैं और जो चिंतन बिंदु हैं उनको कैसे लिखना है, उनका कैसे दस्तावेजीकरण करना है, उसके बारे में यहाँ पर हम उनको आप गाइड करेंगे। जैसे कि इसमें यहाँ पर चित्रों में दिखाया गया है कि वेस्ट से संबंधित यहाँ पर पूरा डेटा दिया गया है, उसका कचरे के प्रकार हैं, किस टाइप का कचरा और कितने किलोग्राम कौन सा कचरा निकला है, जो ग्रीन कलर, येलो कलर एंड रेड कलर दिया गया है। दूसरा आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई गई है कि किस तरह से हमें रिपोर्ट लिख सकते हैं। उन्होंने पहले दिन जो भी सर्वे किया उसमें क्या उनके ऑब्जर्वेशन रहे तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तीसरा है डेटा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है और कैसे उसको अपने डॉक्यूमेंटेशन में लाए हैं। और चौथा एक गेम है वो भी यहाँ पर उन्होंने दिखाया गया है। नेक्स्ट, शिक्षकों की भूमिका क्या होगी। शिक्षकों की भूमिका के बारे में कि शिक्षक जो हैं वो दिशा निर्देश देंगे छात्रों को और जो पाठ्यक्रम है उसको इन गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। छात्रों के बीच समूह चर्चा कराने का, उनके प्रश्नों को पूछने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, उनके विचारों को साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। और जो परिवार के सदस्य हैं, मित्र हैं या समुदाय के लोग हैं उन पर चर्चा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना है, कैसे कहाँ पर उनको विजिट कर जो भी दस्तावेजीकरण करना है, जो भी आंकड़े इकट्ठे करने हैं उसका भी जो है उसके लिए भी मार्गदर्शन करेंगे। नेक्स्ट, भाग ए के लिए विशेष सुझाव ये है कि भाग ए में आप रिपोर्ट को बहुत क्रिएटिव तरीके से बना सकते हैं।
बनवा सकते हैं बच्चों से। जो बच्चों का आप जो सिलेक्शन करते हैं तो उनमें अलग अलग टाइप के बच्चे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी बच्चे की अगर हैंड राइटिंग है तो उसको रिपोर्ट राइटिंग के लिए इनवाइट कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा अगर क्रिएटिविटी अच्छी कर लेता है या कलरिंग अच्छी कर लेता है, ड्राइंग अच्छी कर लेता है, तो उनके लिए उस तरह की से उनको वर्क दिया जा सकता है। तो गतिविधि के दौरान कई चीज़ें हम कर सकते हैं। आंकड़ों को कहानी के रूप में या अपने अनुभवों को कहानी के रूप में हम वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। जो भी हमने अवलोकन किया है उनको छोटी कविताओं में या दोहों में या तुकबंदियों की सहायता से हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही हम अगर रिपोर्ट को और अट्रैक्टिव बनाना है तो स्केच से या चित्रों या कार्टून के माध्यम से हम वार्तालाप में उसको दिखा सकते हैं। और इसके साथ-साथ हम फ़ोटो हैं या वीडियो हैं को बनाकर हम रिपोर्ट का शीर्षक दे सकते हैं। साथ ही हम जो आंकड़े इकट्ठे करते हैं उसको हम ग्राफ के माध्यम से भी हम दिखा सकते हैं, उनको प्रस्तुत कर सकते हैं ग्राफ के माध्यम से, और अपनी रिपोर्ट को रचनात्मक और नवीन तरीके से बनाने का हम प्रयास कर सकते हैं। जो भी और भी आइडियाज़ आपके पास होंगे उसके माध्यम से। बी को कैसे लिखे पार्ट भाग बी को कैसे लिखें, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारा जो निबंध है वो 2500 शब्दों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा का निबंध हमें नहीं लिखना है। और जो निबंध लिखना है वो विभिन्न चर्चाओं से मिले, और जो भी चाहे वो इंटरव्यूज आपने किए हों, चाहे जो भी स्कूल के आसपास जो भी अवलोकन किया हो आपने, या जो भी सर्वे किया हो, उसको शामिल करना है उस निबंध में। और उससे जो भी प्राप्त डेटा है उसको भी हमें बताना है। साथ ही हमें स्केच और रेखा चित्रों को शामिल करना है, जिस तरह से उसको हम बता सकते हैं। और जो भी हम अगर किसी तरह का हम कहीं से भी अगर कोई डेटा लेते हैं किसी को रिपोर्ट में लिखने के लिए है, रिपोर्ट को लिखने में हेल्प करने के लिए, तो उसका हम वहाँ पर उसका संदर्भ देने का प्रयास करें। और रिपोर्ट को लिखने में हम अपनी जितनी क्रिएटिविटी है वो दिखा सकते हैं वहाँ पर, चाहे वो ड्राइंग के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से या ग्राफ के माध्यम से। और जो आसपास के जो निकाय से जो इंटरव्यू हुए हैं उसके बारे में हम बता सकते हैं। आगे के सत्र के लिए मैं संचालन के लिए मैं ज्ञानेंद्र सर को इनवाइट करूंगा कि वो आगे का सत्र के लिए संचालन करें। धन्यवाद जितेंद्र जी। अभी आपने कार्यक्रम में कैसे शामिल हों और क्या क्या गतिविधियां इसमें आयोजित करनी है, ये सारा विवरण आपने जितेंद्र जी से सुना। मैं पुनः अपनी जो सीनियर प्रोग्राम डायरेक्टर हैं प्रीति राउत मैम, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अभी रिपोर्ट कैसे जमा करनी है या रिपोर्ट को कैसे मूल्यांकन करते हैं हम लोग, इस सारी चीज़ों की जानकारी ये आपको आगे के सत्र में प्रदान करेंगी प्रीति मैम। पूरा कार्यक्रम कैसे, कार्यक्रम में क्या क्या शामिल है, कौन से विषय हैं और कैसे हम इसमें भागीदारी करेंगे उसके बारे में हमने बात किया है। तो जो पूरी प्रक्रिया है, मतलब कार्यक्रम को समझने से लेकर उसको लागू करने, बच्चों के साथ लागू करने के बाद में सबसे जो मुख्य चरण है वो है कि आप रिपोर्ट कैसे बच्चों के साथ मिलकर उनको गाइड करते हैं और वो बनाते हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जब बच्चों को आप गाइड कर रहे हो तो ध्यान रखें कि आप ये चीजें शामिल, उनको बच्चों को गाइड करें कि बच्चे ये चीजें शामिल करें अपनी रिपोर्ट में। सबसे जरूरी है कि जो भी आपने पूरा जो जितनी भी गतिविधियां की हैं, चाहे वो अनिवार्य गतिविधियां हैं या चयनात्मक है, तो उसमें जो भी गतिविधियां करने के दौरान बच्चों ने जो जो आंकड़े इकट्ठा किए हैं, जो साक्षात्कार किए हैं, उनके उत्तरों को कंपाइल करें, उसका पूरा रिकॉर्ड देना चाहिए रिपोर्ट में। और वो ये भी हो सकता है कि जो हाथ से बने हुए बच्चों के टेबल में उन्होंने डेटा नोट किया है या हाथ के लिखे हुए साक्षात्कार के उत्तर हैं, वो भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं एज अ सैंपल। तो ये सारी चीजें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होती है रिपोर्ट का, जो कि आपको बच्चों को गाइड करना चाहिए कि वो उसको अच्छे से उसको इसमें दें। जैसे मान लीजिए कोई गतिविधि है, उन्होंने सर्वेक्षण किया, सर्वेक्षण के दौरान चाहे चित्र खींचे हों, चाहे उन्होंने जो सर्वे किया हो उसके फॉर्मेट्स भरे हो, वो सारी चीजों को रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहिए। साथ ही साथ क्या प्रक्रिया अपनाई आपने उस गतिविधि को करने के लिए, वो भी मेंशन करना चाहिए, क्योंकि हमें हर गतिविधि के साथ में उसके उद्देश्य भी दिए गए हैं कि ये गतिविधि करने का उद्देश्य क्या है। तो जैसे कि आप लोग लेसन प्लान बनाते हैं, उसी तरह से ये सारी गतिविधियों को आप एक लेसन प्लान की तरह से ले सकते हैं कि हर प्रक्रिया, हर गतिविधि का एक ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव को देखने के दौरान, जब ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए आपको एक विधि
कार्यविधि अपनानी होती है। तो वही चीज हमको कोशिश करनी है कि हम कोई गतिविधि जब रिपोर्ट कर रहे हैं हमारी रिपोर्ट में, तो वो उसका उसका प्रक्रिया को भी हम वहां पर थोड़ा सा नोट करें कि बच्चों ने कैसे किया। मान लीजिए कई बार होते हैं कि आपने कुछ लोगों को बात किया और उनके साथ में इंटरव्यू अरेंज करा, तो वहां पर भी एक हो सकता है आपके पास छोटी सी कहानी हो, तो वो प्रक्रिया बताने से आपकी रिपोर्ट में एक नवीनता आ जाती है, एक अनूठी रिपोर्ट हो जाती है आपकी। साथ ही साथ कोशिश करें कि बच्चे अपने विचारों को उसमें लिख सकें, जो भी गतिविधियां किया, जो भी उन्होंने प्रेक्षण किया, उनके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, कि वो उनको मान लीजिए कि उनको बड़ा पता नहीं था पहले ये बात, और ये करने के दौरान उनको पता चली, तो इस तरह के जो उनके विचार हैं उसमें इंक्लूड करने के लिए इनकरेज करिए। साथ ही साथ बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो भी गतिविधि आप कर रहे हैं वो आप अपने लोकल एरिया में कर रहे हैं, तो जो रिपोर्ट पढ़ने वाला है उसे तो आपका स्थानीय संदर्भ नहीं पता है। तो जब भी आप रिपोर्ट बना रहे हैं, तो आप अगर उसको अपने स्थानीय संदर्भ यानी स्थानीय सिचुएशन कैसी है, वहाँ का क्या मुद्दे हैं, किस तरह का स्थिति है, अगर वो भी आप उसमें लेके आते हैं, तो वो आपकी रिपोर्ट को एक मतलब एक ऐसा एलिमेंट देती है जो इंटरेस्टिंग बनाती है। फिर आप जो भी काम कर रहे हैं वो मूल कार्य होना चाहिए। जैसे जितेंद्र ने बोला कि हम काफी सारी चीजों से रेफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं। आजकल कई बार होता है कि हम वेबसाइट से रेफरेंस ड्रॉ करते हैं, सही वेबसाइट को हम देखें और सही हम किस पुस्तकों को देखें, ये बहुत जरूरी है। वो बच्चों को सिखाएं कि आखिर हम रेफरेंसिंग कैसे कर सकते हैं, और जो भी हो सके, जो भी उन्होंने पूरा गतिविधियों में किया है, वो मूल कार्य ही आप अपनी रिपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा शामिल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इन टर्म्स ऑफ अगर हम रिपोर्ट को कैसे क्वालिटी रिपोर्ट बना सकते हैं। वैसे तो इस किसी भी पुस्तिका में कोई फॉर्मेट नहीं दिया गया है। ये गाइड किया जाता है कि एक जांच सूची दी गई है, कि जो हम कह रहे हैं ना कि भाग ए में 5 गतिविधियां अनिवार्य हैं, फिर कोई 2 गतिविधियां, तो एक जांच सूची को आप फॉलो करें और वो सभी गतिविधियां जो आपने की हैं उसको आप रिपोर्ट में शामिल करें। फिर भी हमने कोशिश किया है कि कुछ पॉइंटर्स हम आपको समझा सके, कि अगर आप हो सके तो बच्चों को गाइड करें कि वो इस तरह से अपनी रिपोर्ट को कंपाइल करें। तो पहला है कि आप एक अपना जो भी रिपोर्ट बना रहे हैं उसका एक शीर्षक सोच सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है उस पर हम सिर्फ ये लिखे कि अध्ययन पर्यावरण मित्र रिपोर्ट है, बल्कि एक सोच सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए आप किसी जगह से हैं, मान लीजिए कोई स्थान का नाम है, ऐसे कह रही है रामनगर, तो रामनगर की जैव विविधता, मान लिया आपने जैव विविधता पे किया। या अगर कोई स्पेसिफिक किसी नदी या जल स्रोत के पास में रह रहे हैं और उसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो कोई भी आकर्षक, बड़ा ही मीनिंगफुल और लेकिन शॉर्ट टाइटल आप दे सकते हैं, जो कि आप जो भी आपने अपने रिपोर्ट को आप फोकस करना चाहते हैं। उसके साथ ही साथ आप कोशिश करें कि जब आपकी रिपोर्ट आप दे रहे हैं तो उसमें जैसे स्कूल का नाम है या जो आपके बच्चे शामिल हुए हैं उनका नाम, अगर आपके पास फोटो है बच्चों की, वो फोटो इंक्लूड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी टीचर इंचार्ज है उनका पूरा सूचना और उनका नंबर, ईमेल आईडी, वो सब भी अगर आप मेंशन करते हैं रिपोर्ट पे, तो सारी सूचना एक जगह पे हो जाती है और कोई भी रेफरेंस ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं होती है। जब आप रिपोर्ट लिखना शुरू करते हैं तो आप एक विषय सूची जैसा बना सकते हैं, जिसमें कि आप कंटेंट दे सकते हैं कि सबसे पहले हम परिचय देने वाले हैं, फिर हम स्थान का एक रेफरेंस देंगे, तो क्या क्या चीजें शामिल है रिपोर्ट में वो आप दे सकते हैं। फिर आप किस उद्देश्य से आपने इस पूरे परियोजना को लिया है वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, कि आप कैसे देखते हैं इस पूरी स्टडी को या इस पूरे एक्टिविटी को, वो मेंशन किया जा सकता है। और फिर जो भी अध्ययन क्षेत्र लिया है, मतलब आपका स्कूल परिसर के आसपास जो भी, मान लीजिए आपने जल विषय लिया या कचरा प्रबंधन विषय लिया, तो आपका ग्रामीण क्षेत्र का एरिया ले रहे हैं या आप शहरी क्षेत्र का एक एरिया ले रहे हैं, तो वो अध्ययन क्षेत्र बताना भी बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर हो सके तो जो भी आपका राज्य है, जिला है, उसका नक्शा, आप मानचित्र हैंड ड्रॉन भी हो सकता है और आप उसको कहीं से चिपका भी सकते हैं रेफरेंस ड्रॉ करके। ये तो हुआ कि क्या क्या चीजें आप इंक्लूड करेंगे जब आप इसको लिख रहे हैं रिपोर्ट। फिर अंदर जब भी आप कोई गतिविधि का रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसकी आपने क्या कार्यविधि अपनाई है, आंकड़े जो इकट्ठा किए हैं उसको उसमें उसका विवरण दे वहां पर। और ये सब करने के बाद जब आपने गतिविधि कंप्लीट कर ली, उसका डेटा दे दिया, उसके बाद उसके परिणाम क्या निकल के आए। कई बार क्या होता है कि हम गतिविधि बताते हैं कि हमने ये की और हमने ये आंकड़े इकट्ठा किए, पर उसकी हम एनालिसिस नहीं देते हैं कि उसके परिणाम क्या हुआ, हमने उससे क्या रेफरेंस ड्रॉ किया, कि मतलब ये जो बता रहा है कि इतना पानी यूज हो रहा है, पर वो पानी से हम समझे क्या, वो बताना बहुत जरूरी है हमारी रिपोर्ट में। कई बार यही मिसिंग होता है और हम मतलब सब गतिविधि अच्छे करने के बाद भी हम शायद वो पॉइंट भूल जाते हैं कि बच्चों को बताना कि आप इसको समझने की कोशिश भी करो कि आखिर ये जो हमने किया है पूरी प्रक्रिया, उसका नतीजा क्या निकला है। तो वो आपकी रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहिए लेखन में। और फिर उसके बाद भी अगर कोई बिंदु निकल के आ रहे हैं जो बच्चों के साथ में परिणाम के बेसिस पे आपको लगता है कि हमें अगर यहाँ पर ये कचरे की समस्या मान लीजिए मिली,
तो क्यों ना लोगों को बताया जाए कि यहाँ पे अगर कचरा अलग करेंगे तो शायद कचरे की काफी समस्या खत्म हो जाएगी। या पानी के संरक्षण की बात हो सकती है कि अगर हम स्कूल में ही हमें एनालिसिस के दौरान पता चला कि यहाँ पर पानी बर्बाद हो रहा है, तो बच्चों के वहां पे विचार विमर्श से रिलेटेड पॉइंट्स निकल के आ सकते हैं कि क्या क्या मुख्य संदेश हैं जो हमने इससे सीखे हैं। ये भी हो सकता है कि गतिविधियां करने के टाइम आपने बाधाएं फेस की हो, तो वो भी आप रिपोर्ट में दे सकते हैं, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि कोई भी गतिविधि आसानी से नहीं हो जाती है, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, तो वो भी शामिल करना चाहिए। तो रिपोर्ट लेखन में मोटा मोटा अगर आप ये सारे बिंदु शामिल करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, तो आपकी एक यूनिक रिपोर्ट बन सकती है। फिर जब आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो आप रिपोर्ट को आप ऐसा है कि एक स्कूल कितने भी विषय पर काम कर सकता है, अलग अलग टीमें बना के आपके अगर अलग अलग टीचर्स हैं जो अलग अलग टॉपिक लेना चाहते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है कि एक स्कूल सिर्फ एक विषय पे काम कर सकता है, उसी तरह से कई रिपोर्ट भी वो सबमिट कर सकता है। तो ऐसा सबसे पहले है कि जो भी आप रिपोर्ट आपके स्कूल से है, चाहे एक रिपोर्ट है या कई रिपोर्ट है, आप कई प्रविष्टियां सबमिट कर सकते हैं। रिपोर्ट लेकिन सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में ही जमा कर सकते हैं, हार्ड कॉपी नहीं जमा करनी है। तो सॉफ्ट कॉपी के लिए अगर आपके बच्चों के द्वारा हाथ की लिखी हुई रिपोर्ट है, तो आप उसको स्कैन करके PDF करके सबमिट कर सकते हैं, या आप टाइप अगर की हुई रिपोर्ट है, अगर आपके पास ऐसे संसाधन है जहाँ टाइप किया जा सकता है, जिसमें आप बच्चों के हाथ के लिखे हुए चीजें भी इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज जब आपकी रेडी हो जाती है, चाहे वो स्कैन की हुई फाइल हो या आपकी टाइप की हुई फाइल हो, उसको PDF में आप कन्वर्ट करिए, और PDF में करने के बाद में आप उसको अपलोड करेंगे। पर ये जब आप कर रहे हैं रिपोर्ट में, तो आप कोशिश करिए कि अगर आप हाथ की लिखी रिपोर्ट है तो फोटो चिपका सकते हैं, टेबल्स दे सकते हैं, अगर बच्चों ने कुछ ड्रॉ किया है वो इंक्लूड कर सकते हैं। अगर टाइप्ड है तो उसमें भी आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई वीडियो बनाया है या कोई प्रेजेंटेशन बनाया है रिलेटेड, उसके लिए आपको लिंक देना है, क्योंकि वीडियो हम सब अलग से कोई भी फाइल जमा नहीं कर सकते, सिर्फ एक फाइल जमा हो सकती है, जो कि या तो वर्ड फाइल होगी या PDF फाइल होगी, इसमें से आप जो इसके साथ जमा कर सकते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि जो भी लिंक है, अगर आप यूट्यूब पे बना रहे हैं या कहीं भी है, तो वो लिंक आप हम उसमें रिपोर्ट में मेंशन करें, और उसका एक्सेस जो है वो पर्यावरण मित्र का जो हमारा ईमेल ID है उसको जरूर दें, नहीं तो हम उसको देख नहीं पाएंगे जब आपके पास हमारे पास रिपोर्ट आएगी। ये जो रिपोर्ट जमा करने का लिंक है, जो हमारी वेबसाइट आपको अभी जितेंद्र जी ने बताई है, उस पर आप जाएंगे तो वहां पर मिलेगा, और वहां से गूगल फॉर्म के थ्रू आप एक ये रिपोर्ट जमा कर सकते हैं। पर साइज जो है वो 1 GB है, एक फाइल का, मतलब एक रिपोर्ट जो आप जमा करेंगे वो 1 GB तक ही स्वीकार्य है, और 31 अक्टूबर 2022 जो है वो इसकी अंतिम तिथि है रिपोर्ट को जमा करने की। अब रिपोर्ट जब आप जमा कर देते हैं, उसके बाद उसका मूल्यांकन होता है राष्ट्रीय स्तर पर, विशेषज्ञ समिति है जो उन रिपोर्ट्स को देखती है, और वो उसमें से 20 जो सर्वश्रेष्ठ रिपोर्ट है वो अध्ययन पुरस्कार के लिए चयनित की जाती है, और एक वार्षिक समारोह में उनको उन विजेता विद्यालयों को पुरस्कृत किया जाता है। इन 20 सर्वश्रेष्ठ रिपोर्टों के अलावा 20 और रिपोर्ट शॉर्टलिस्ट की जाती है, जिनको जूरी ऐसा पाती है कि उन्होंने बेहतरीन काम किया है, तो वो इस तरह से जो 20 पुरस्कार के लिए चयनित होते हैं और 20 शॉर्टलिस्टेड रिपोर्ट चयनित होती है, तो कुल 40 रिपोर्ट होती है। और काफी हद तक कई वर्षों से जनवरी माह में ये रिपोर्ट जो कौन सी विजेता स्कूल है उनका नाम घोषित कर दिया जाता है, और जो भी विजेता जो अध्ययन पुरस्कार जो जीतते हैं उनको 50,000 रुपए की राशि मिलती है, उनके अकाउंट स्कूल के अकाउंट में आती है, और मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी के महीने में इसका एक पुरस्कार समारोह होता है। उसके अलावा हम राज्य स्तर पर भी समारोह के द्वारा पुरस्कृत करते हैं ऐसी प्रविष्टियों को जो राज्य स्तर पे काफी अच्छी थी, और उनको सम्मानित करते हैं और पुरस्कृत करते हैं। उसके अलावा जितने भी स्कूल और शिक्षक प्रभारी और विद्यार्थी इसमें भाग लेते हैं, उन सभी को प्रतिभागिता का प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। उसके साथ ही अभी जो हमारा इस कार्यक्रम की रूपरेखा है, कैसे इसमें भाग लेना है, वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट सत्र है वो अगर आपके कुछ प्रश्न है, मैं देख रही थी कि ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आपके काफी सारे प्रश्न हैं। उसके पहले पर्यावरण साथी एक व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप हमारे साथ टच में रह सकते हैं। अभी एक लिंक हम आपके साथ चैट में शेयर करेंगे जिससे आप जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में, और आपको कोई भी मतलब इस वर्कशॉप के बाद में कोई भी जानकारी चाहिए या समझना चाह रहे हैं वो आप उससे समझ सकते हैं। हमारा ईमेल ID paryavaramitra@cindia.org है, वो भी हम आपको अभी चैट में शेयर करेंगे। तो इसके साथ ही एक कार्यक्रम की रूपरेखा हमने आपको बता दी, और अब हम आपके जो हमारा प्रश्न उत्तर सत्र है वो उसमें जाएंगे।